राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज का हमारा विषय है विवाह। विवाह में विलंब क्यों होता है? क्या कारण है कि विवाह के उपरांत विवाह में हमें सुखों की प्राप्ति नहीं होती? और यही विषय आज हमने क्यों चुना है? क्योंकि ज्यादातर कुंडलियां, जितने भी आज की डेट में प्रश्न आते हैं या कुंडलियां आती हैं, तो देखने में आता है कि 10 में से 7 8 ये कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें कि या तो वैवाहिक सुख नहीं होता, या जातक या जातिका का आयु पूर्ण होने के बावजूद विवाह नहीं हो पा रहा। मतलब समस्या काफी गंभीर है। और ये समस्या क्यों बढ़ रही है? अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हम समझने का प्रयास करें तो पहले के जमाने में, यानी कि आज से 1 या 2 पीढ़ी पहले अगर हम जाके देखें तो हमें समझ में आता है कि विवाह कैसे तय होते थे। तलाक का नामो निशान नहीं था। तो इसके साथ साथ देश, काल और पात्रता भी देखनी बहुत जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। विवाह विवाह क्या है? विवाह दो कुलों का मेल है, दो परिवारों का और उनकी संस्कृति का एक होकर मानव सभ्यता को विकसित करने का शुभ आरंभ है। कुल की और वंश की वृद्धि या उन्नति का आगाज है। जब हम देखते हैं कि विवाह योग्य उम्र के युवक या युवतियां जिनका के विवाह अगर समय पर संपन्न हो जाए तो वे खुद या उनके माता पिता अपने आप को काफी सुरक्षित और संतोषजनक महसूस करते हैं। लेकिन समय पर या सोचने मात्र से ये सारे कार्य हो जाएं, आखिर ऐसा कब और किसके साथ होता है? किसको सुख मिला है? जीव कहीं ना कहीं ग्रहों के जाल में फंसा ही रहता है। प्रारब्धवश जब ईश्वर जीव को दंड देना चाहते हैं तब जीव के दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। वह कई प्रकार के नाटक करने लगता है कि यह मेरे लायक नहीं है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है या पढ़ी लिखी है, मुझे पसंद नहीं है, मेरे स्टेटस की नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्यों क्यों ऐसा होता है? कभी कोई ग्रह दशा साथ नहीं देगी, कभी कोई नक्षत्र साथ नहीं देगा, कभी ऐसा ग्रह योग ही कुंडली में नहीं बनता। तो मित्रों, जिस प्रकार बीमारी की अवस्था में हम डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करते हैं, उसकी दवा लेते हैं, उसी प्रकार किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। मिलकर बात करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि संबंधित भाव कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित होता है या कारक ही कोई पीड़ित हो, और वह दोष काफी कष्टकारी होने की वजह से विवाह में विलंब के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की खुशियों पर भी ग्रहण लगा देता है। तो यहाँ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि विगत के जन्मों में किए गए पाप एवं पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को उसके जीवन साथी की प्राप्ति होती है, एवं उसके अनुरूप ही जो जातक है या जातिका है उसका वैवाहिक जीवन सुख में या दुख में होता है। और उसके अनुसार ही जीव अपने भोग कर्म को आगे करके और फिर अपनी जिंदगी को अग्रसर करता है। लेकिन विवाह कार्य में विलंबता क्यों होती है? या क्यों दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं हो पाता? तो इसके लिए बहुत सारे ज्योतिषीय कारण अनुभव में आते हैं। कुछ विशेष हैं जिनकी की हम चर्चा करेंगे कि हमें विवाह से पहले जानना जरूरी है कि कुंडली में हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए, जिससे कि विवाह में विलंब या विवाह उपरांत उन ग्रहों की अनुकूलता हमें क्या बताती है। तो मित्रों, सबसे पहले हम लगन को देखते हैं। लगन जो कि व्यक्ति स्वयं है। उसके बाद लगन लॉर्ड यानी उस भाव का स्वामी, वो हमें क्या बता रहा है। फिर हम देखते हैं सप्तम भाव, सातवां घर। सातवां घर या उसका स्वामी जो कि हम जीवन साथी के लिए देखते हैं। पारंपरिक रूप से विवाह से संबंधित ये दोनों भाव हैं। सातवें घर में बैठे हुए ग्रह, ये सब चीजें हम लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से भी इनका आकलन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पांचवां घर। पांचवां घर प्रेम, पूर्व के पुण्य कर्म, संतान का भाव या फिर रोमांस या हम कहें व्यक्ति की विचारधारा। उसके बाद हम देखते हैं 12वां घर। 12वां घर क्यों देखते हैं? क्योंकि यही हमारा शयन सुख है, यही रति क्रीड़ा का भाव है,
यही रति सुख है। उसके बाद चतुर्थ भाव सीक्रेट सुखों की अगर हम बात करते हैं तो वो चतुर्थ भाव से देखते हैं, यानी सुखों का भाव। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा घर। दूसरा घर क्यों देखेंगे? क्योंकि कुटुंब का भाव यही है। कोई भी जीवन साथी किसी के भी परिवार में अगर आ रहा है तो उसको दूसरा भाव से देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र। विवाह का मेन कारक ग्रह शुक्र ही है। क्यों? क्योंकि शुक्राणुओं का कारक शुक्र है। शुक्र विलासिता का कारक है। उसके बाद हम देखते हैं मंगल। पुरुष की कुंडली में पुरुषत्व का कारक मंगल है, या फिर हम कहें रति की इच्छा। रति की इच्छा का कारक भी मंगल है। स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक है। उसके बाद हम देखते हैं सप्तांशा चार्ट, नववांशा चार्ट। नववांशा चार्ट के बिना कोई भी विवाह की कुंडली अपूर्ण है। उसके बाद चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों देखेंगे? कि घर में क्या कैसा माहौल रहेगा, घर की शांति या अशांति। उसके बाद हम देखते हैं दारा कारक का संबंध। जेमिनी कारक है दारा, जो कि जीवन साथी के लिए देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं दशाओं की। श्री के एन राव सर के मुताबिक 60 से 70% विवाह लगन पंचम या फिर लगन लोड की दशा या अंतरदशा में, या सेवंथ लोड की दशा या अंतरदशा में विवाह कार्य संपन्न हो जाते हैं। और शास्त्रों की अगर बात करें तो शास्त्र अनुसार राहु, शुक्र, सेवंथ लोड, इनकी युति या दृष्टि में संबंध वाले ग्रहों की दशा या अंतरदशा में भी विवाह कार्य संपन्न होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है अष्टकूट गुण मिलान। तो ये अष्टकूट गुण मिलान क्या है? जो कि आजकल जिसका भी विवाह के लिए हम देखते हैं, जातक है, जातिका है, लैपटॉप में, मोबाइल में सब उठा करके अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और उसमें देखते हैं जी कितने गुण मिल रहे हैं, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है। तो अष्टकूट मिलान में हम देखते हैं वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, बकूट, नाड़ीकूट, इन सब के जो टोटल गुण मिलते हैं वह 36 हैं। तो लोग देखते हैं कि 50% मिल गए तो बहुत बढ़िया है, और बिना आगे कुंडली मिलाए वो विवाह के लिए बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगर कोई पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए शुक्र और चंद्रमा का पीड़ित नहीं होना चाहिए, अच्छी अवस्था में होने चाहिए। और एक महिला की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में मंगल, सूर्य और शुक्र और गुरु को पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो यह सब चीजें हम विवाह के लिए जब कुंडली मिलाते हैं उस समय हम ये सब चीजें देखते हैं, या विवाह उपरांत भी क्या सुख रहेगा, कैसा सुख रहेगा, इन सब कारक ग्रहों को हमें देखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जातक या जातिका, जिसकी भी विवाह की हम बात कर रहे हैं, वो किस उम्र में उनका विवाह होगा। तो यह सब हम कैसे देखते हैं? इसके लिए जो सप्तम भाव का स्वामी होता है, अगर वह मंगल या बुध है तो हम देखेंगे कि बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो सकती है, यानी ये ग्रह जल्दी शादी दे देते हैं। उसके बाद नंबर आता है शुक्र का, फिर आता है चंद्र का, फिर गुरु, फिर सूर्य और उसके बाद शनि। फिर हम देखते हैं कि अगर सातवें घर का संबंध या सातवें भावाधिपति का संबंध राहु से हो तो बहुत अधिक विलंब के साथ उस जातक या जातिका का विवाह देखने में आता है। हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का मिलान या विचार करते समय मंगल दोष या कुजा दोष का विचार अधिक भयंकर और गलत तरीके से समझे जाने वाला विचार है। कुछ लोग इसको तलवार की नोक की तरह प्रयोग करते हैं और अन्य लोगों को भ्रमित भी करते हैं, जबकि मांगलिक दोष के कारण समस्या क्या होती है यह समझना बहुत जरूरी है। मंगल जो कि अग्नि तत्व और उग्र स्वभाव का ग्रह है, यह अलगाव या फिर मतभेद की स्थिति तो उत्पन्न करता है, इसलिए कुंडली में उसकी स्थिति देखना आवश्यक है। किसी भी निर्णय से पहले शास्त्रों के अनुसार मंगल भंग के बहुत सारे योग दिए गए हैं, उसके अनुसार भी स्थिति का आंकलन जरूरी है। लेकिन माना जाता है कि मंगल अगर स्वराशि में बैठे हैं तो भी दोष मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि कोई भी क्रूर ग्रह अगर अपने घर में विद्यमान है, विराजमान है, तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा। नहीं, वह अधिक प्रभावशाली होता है। यदि कुंडली में कारक ग्रह या
अन्य ग्रहों के साथ मंगल का शुभ प्रभाव हो, तभी हम मानेंगे कि मंगल के दोष में न्यूनता होगी या हमें न्यूनता देखने को मिलेगी। दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित लोग जो कुंडली मिलान के इस सब कार्यों में ध्यान नहीं देते और मांगलिक दोष को अत्यधिक महत्व देने लगे हैं, जबकि अनुभव में देखा जाता है कि मंगल दोष ना होने के उपरांत भी विवाह से अलगाव या जीवन साथी की मृत्यु को देखा गया है। वहीं इसके विपरीत जिन कुंडलियों में मंगल दोष है, उन्होंने एक लंबा वैवाहिक सुखमय वैवाहिक जीवन का निर्वाह किया। वैसे मंगल दोष के लिए बहुत सारे उपायों की भी चर्चा की गई है, तो वह उपाय भी किए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए वह योग मैं आपसे आगे साझा करूंगा। आप इसे कृपया अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। अभी फिलहाल मैं और बहुत से कुंडली के अवयव हैं जिनकी कि हम बात करते हैं कि किस वजह से विवाह के अंदर विलंब होता है या विवाह को नकार देते हैं या सुख में विवाहित जीवन नहीं रहता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लगन कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध ये लगन में विराजमान हो या किसी भी प्रकार लगन या लग्नेश के साथ इनका संबंध बनता हो, गुरु 12वें भाव में स्थित हो, ऐसे जातक ज्यादातर देखा गया है कि आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं। फिर हम देखते हैं लगन या लगन लोड, गुरु 12वां घर और शुभ ग्रह योग कारक ही ना हो और चंद्रमा भी पीड़ित हो या फिर चंद्रमा कहीं निर्बल हो, तो ऐसे जातक भी वैवाहिक सुख नहीं ले पाते। 7वें घर में गुरु और शनि की उपस्थिति यह भी कहीं ना कहीं विवाह को नकारती है। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध विवाह के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह शुक्र को खराब कर देता है। कुंभ का चंद्रमा अगर सप्तम हाउस में हो तो यह भी विवाह में विलंब का कारण बनता है। 7वें भाव का स्वामी या 7वें भाव में त्रिक भाव के स्वामी हो या 7वें भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हो, उसका त्रिक से संबंध होना ही अपने आप में अच्छा नहीं कहा गया। फिर हम देखते हैं अगर 7वें घर में बुध और शुक्र बैठे हों, कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो यह सिर्फ विवाह की बात करवाएगा, विवाह होने नहीं देता। फिर हम देखते हैं लगन या चतुर्थ में मंगल बैठा हो जो कि बाल अवस्था का हो और 7वें घर में शनि की उपस्थिति विवाह में अरुचि उत्पन्न करते हैं। शुक्र और मंगल, वैसे तो शुक्र और मंगल बहुत सारी जगहों पे चारित्रिक दोष उत्पन्न करता है। हर जगह यही माना गया है कि शुक्र और मंगल चारित्रिक दोष उत्पन्न करते हैं, लेकिन नहीं, शुक्र और मंगल सन्यास की तरफ भी भेजते हैं। बहुत सारे सन्यासियों की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शुक्र और मंगल का योग मिलेगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं शुक्र और मंगल लगन या 7वें घर में हो, तो ऐसे जातक का या जातिका का विवाह होना या ना होना एक बराबर है, क्योंकि यह चारित्रिक दोष नहीं देता, यह सन्यास की ओर अग्रसर करता है। फिर हम बात करेंगे 7वें घर में केतु का होना या फिर 7वें भाव के स्वामी के साथ किसी भी प्रकार से केतु के नक्षत्र का या उसका उप नक्षत्र का संबंध होना भी विवाह में कहीं ना कहीं अड़चने देता है। फल दीपिका के अनुसार ऐसे में जीवन साथी अपमानित होता है। वक्री शनि का 5वें घर में होना या राहु केतु से प्रभावित होना, कर्क राशि में शनि और चंद्र का राशि का परिवर्तन होना, नक्षत्र का परिवर्तन होना, यह भी वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करता है। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य और शुक्र में डिफरेंस 43 डिग्री अगर 20 मिनट से अधिक है तो विवाह के लिए वर या वधु का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर अकेले बुध का 7वें घर में बैठना, बुध और शुक्र में 2 डिग्री का डिफरेंस होना, 7वें घर का निर्बल होकर पीड़ित होकर 9वें घर में बैठना विवाह की बात करवाएगा, कहीं ना कहीं सगाई तोड़वाएगा या वियोग करवाएगा। राहु या शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि 7वें घर में या उसके स्वामी के साथ में कहीं संबंध स्थापित कर लें तो विवाह में अत्यधिक विलंब की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। शुक्र का बंजर राशियों में बैठना, लगन का और लगन लोड का भी बंजर राशियों में बैठना, मिथुन के नववांश में शुक्र का होना, कुंडली में सूर्य के उप स्वामी से
शुक्र का संबंध बनना, सातवें घर के स्वामी का नीच, अस्तगत या कमजोर होना, सातवें लॉर्ड का, सातवें भाव के स्वामी का दूसरे भाव में बैठना वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है। चंद्र और शुक्र को शनि के वश में होना वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक भाव के गुण और दोषों का मिलान करना चाहिए, जैसा कि जातक परिजात में वैद्यनाथ ने भी इशारा दिया है कि जिस किसी जातक के या जातिका के दूसरे या सातवें घर में पाप ग्रह स्थित हो या पाप ग्रहों से संबंध बनता हो तो वह जीवन साथी दुख का कारण होगा। परंतु इसके विपरीत जिस किसी जातक की जिस जातिका से कुंडली का मिलान किया जा रहा है, अगर उसके भी दूसरे और सातवें घर में पाप ग्रहों का विराजमान होना या संबंध होना दोनों की वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जितने भी योग हैं या ग्रहों की स्थिति है वह कुंडली विशेष में जातक या जातिका के विवाह के विषय में आकलन करने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। परंतु किसी भी विवाह के लिए भावी जातक या जातिका की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किसी योग्य, शिक्षित, समझदार ज्योतिषाचार्य या ब्राह्मण जो भी आपकी नजर में अच्छे हैं उनसे अवश्य ही उसका विश्लेषण करवाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मंगल दोष की। तो मंगल दोष की शांति के लिए किए जाने वाली बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। इनमें सबसे ज्यादा की जाने वाली जो क्रिया है या उपाय है वह है कुंभ विवाह, सावित्री वट पूजन, मंगल गौरी व्रत। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र हैं जो कि पुरुष या स्त्री दोनों के लिए किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है हमें अपना स्वभाव और व्यवहार में बदलाव करना। उपाय किस बात के लिए किया जाना चाहिए? उपाय यह होना चाहिए कि विवाह के उपरांत कम से कम जातक और जातिका के कम मतभेद हों और सुखों में वृद्धि हो। इसके लिए हमें किसी गरीब, असहाय, लाचार या पीड़ित जीवों की सेवा और निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे पाप कर्मों का खात्मा हो और दुखों में अनुकूलता आए। जब ऐसा सब कुछ होगा तभी हमारे पाप कर्म खत्म होंगे और पुण्यों की प्राप्ति होगी। पूर्व जन्मों के प्रारब्धवश जो भोग कर्म हैं उन कर्मों को जीवों को ना चाहते हुए भी भोगना ही पड़ता है कि किसी भी उपाय के द्वारा आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते या कहें कि परिवर्तन संभव ही नहीं है। सिर्फ एकमात्र ईश्वरीय आराधना से ही उसकी अनुकूलता की जा सकती है या सुखों की प्राप्ति की जा सकती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर साझा करें। और मित्रों, आगे हम नक्षत्रों के ऊपर, जैसे 27 नक्षत्र हैं तो हर नक्षत्र के ऊपर एक एक पोस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में नई नई और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे।